तो एक भाई साहब ने मेरे ख्याल से वो कॉलेज में पढ़ाते हैं भौतिकी, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब वो 11th-12th या क्या पता एमएससी वगैरह को पढ़ाते होंगे, क्योंकि भौतिकी तो मेरे ख्याल से तभी शुरू होता है। हाई स्कूल तक तो साइंस होती है ना, तो उसमें सब साइंस बोलते हैं, भौतिकी नहीं बोलते। कि भौतिकी अलग और केमिस्ट्री अलग, तो ये 11-12 की बात होगी। तो वो कह रहे हैं कि बच्चे ध्यान ही नहीं देते और मैं कितनी भी कोशिश करूं तो फिर ठीक से मैं पढ़ा ही नहीं पाता। और ये थोड़ा फिर मुझे अपने आप पे ये गिल्ट जैसा होता है कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। ऐसा लगता रहता है कि कुछ गड़बड़ है मेरे पढ़ाने में और ये बच्चे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, तो क्या करें। तो इसमें अब दो तीन चीजें हैं। एक चीज तो ये कि ये मेरे साथ मैं भी पढ़ाता था कॉलेज में। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, इंग्लिश लिटरेचर। और मेरी क्लास में प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। ये बात है जब खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था। ये कुछ सिख लोग जब बोल रहे थे कि हमें अलग देश चाहिए, पंजाब अलग देश होना चाहिए, खालिस्तान। और मैं उस समय था, यमुनानगर एक जगह है अ, हरियाणा में। तो वहाँ तो हिंदू ज़्यादा थे, सिख कम थे। तो हिंदुओं और सिखों के बीच थोड़ा-सा मनमुटाव हो गया था उस समय। तो पंजाब में हिंदू कम थे। तो जैसे हिंदुओं के साथ कुछ हुआ गड़बड़, तो उसका रिएक्शन इस जगह होता था जहाँ मैं था। और वहाँ तब सरदारों को बचना पड़ता था क्योंकि वो कम थे। और मेरे दोस्त बहुत सारे सरदार भी थे। लेकिन तो वो जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, एक तो वो था। और फिर ये कॉलेज में इलेक्शंस होते हैं। तो अभी जैसे जुलाई अगस्त वो शुरू के ढाई 3 महीने में ये बहुत ज़्यादा चलता है। इलेक्शन के कारण बहुत बाहर के भी लड़के आ जाते हैं कॉलेज में। और वो तब ये कोशिश करते रहते हैं कि क्या-क्या करके हमारा कैंडिडेट जीते। वो सभी चलता रहता है। तो मेरी क्लास में ऐसे कुछ लोग आ जाते थे, मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट्स भी नहीं थे। अब मैं था 25-26 साल का और वो भी लगभग मेरी उम्र के थे मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत लंबे-चौड़े, खतरनाक। तो वो आके डिस्टर्ब करें, ऐसे ही आ जाएँ। 2 दरवाजे थे क्लासरूम के, एक इधर से, एक इधर से। तो इधर से आएँ और कि उधर जाने के लिए और फिर एक्टिंग करें बीच में आके, "अरे! ये तो शायद क्लास चल रही। आप अच्छा आप नहीं आए, आप पढ़ा रहे हैं? सॉरी, सॉरी सर।" और सारे हँसे। ये उनका रोज़ का। ऐसे 3-4 दिन जब हो गए, मैंने कहा, "यार, यहाँ तो बहुत मुश्किल है।" तो एक दिन वो बाहर बहुत बड़ा फुटबॉल का मैदान था और बहुत शानदार, उसमें धूप रहती थी। तो वहाँ पास में ही कैंटीन भी थी। तो वहाँ स्टूडेंट्स बैठे रहते थे बहुत बार, चाय-वाय वहीं मँगा लेते थे। तो मैंने देखा कि ये 3-4 वहाँ बैठे हैं और मैं पास में गुज़रा, मेरे मन में अचानक आया कि मैं इनसे बात करूँ। तब तक उन्हीं में से किसी ने बोल दिया कि सर जी, वहाँ से वो सर जी बोलते हैं, "सर जी, चाय पियोगे?" तो उनको यही था कि ये तो नहीं आएगा। अब मैंने सोचा ये मौका है। मैंने कहा, "भई आप पिलाओगे तो ज़रूर पीऊँगा, तो फिर आइएगी।" तो मैं चला गया। उन्होंने मँगा दी चाय वग़ैरह। फिर पूछने लगे, "आप कहाँ के हैं?" वग़ैरह-वग़ैरह। मैंने भी पूछा उनके बारे में। उन्होंने बता भी दिया कि दरअसल हम तो स्टूडेंट्स हैं नहीं यहाँ और ये इलेक्शन है, हमारा कैंडिडेट है वग़ैरह-वग़ैरह, कुछ-कुछ बातें बताई। फिर उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, आपको डर नहीं लगा हमारे साथ बैठने में? हम तो बहुत बदनाम हैं। हमको तो ये गुंडा बदमाश की श्रेणी में रखा जाता है। कोई नहीं आता हमसे, कोई लेक्चरर बात नहीं करता, वो सोचते हैं जैसे हम अछूत हैं।
मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल ऐसी भावना नहीं है और कहीं से भी ऐसा इम्प्रेशन नहीं आ रहा है। अब ये है कि क्लास में तो यार ज़रूर मैंने कहा आप डिस्टर्ब करते हो, तो हँसने लगे, आज के बाद नहीं करेंगे, आज के बाद बिल्कुल नहीं करेंगे और आपसे दोस्ती। तो हम सबने हाथ मिलाया और कि कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हम वहाँ बोलेंगे सबको और हमसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ कोई है भी नहीं। और वाक़ई उसके बाद एकदम मेरी क्लास में सब ठीक और जो बाकी जो प्रोफ़ेसर्स थे थोड़ा-थोड़ा मेरे से डरने भी लगे, कि ये कहीं उनका ये साथी तो नहीं है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी-कभी अलग से उनसे बात कर ली जाए, उनमें से जो ज़्यादा गड़बड़ हैं, सभी नहीं तो उनमें से कब पहले एक को पकड़ लो, किसी दिन थोड़ा दोस्ती कर लो, एक और से कर लो, 2-3 जो ख़ास-ख़ास हैं वहाँ, जो पावरफुल हैं, उनसे थोड़ा-सा दोस्ती की जा सकती है और वो फिर पूरी क्लास को ठीक कर सकते हैं। एक और बात है कि टीचिंग मेथड्स आपका जो तरीका है, वो कैसा है? अब मैं फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम्पल तो नहीं दे सकता, फ़िज़िक्स में मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। मैं आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फ़िज़िक्स पे। तो मान लीजिए कि आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाना है, ये केमिस्ट्री में है मेरे ख़्याल से 11-12 में, काफ़ी बड़ा चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन का, तो ये पढ़ाना है। और तब इसी में वो भी आ जाता है, ये आर्टिफ़िशियल रबर। तो मान लीजिए कि ये आपको पढ़ाना है। तो मैंने ये एक बार पढ़ाया तो मैंने कहाँ से शुरू किया, मैंने तो 8th वालों के साथ किया, 7th 8th हमारा स्कूल 8th तक है, लेकिन बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी हम पढ़ा देते हैं। तो मैंने शुरुआत यहाँ से की कि भई सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान बहुत पावरफुल था और जापान अमेरिका के खिलाफ था और अमेरिका का जो रबड़ है, वो ये भारत, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा ये इस वाले इलाके से प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह, जो कि अमेरिका के कब्ज़े में था, अभी भी है, वहाँ पहले ये जहाज़ रुकते थे। वहाँ एक अड्डा था इनका बहुत बड़ा, वहाँ से फिर अमेरिका जाते थे। और जापान ने क्या किया मेरे ख़्याल से 43 के आस-पास, हो सकता है ये सन गलत हो, बम गिराए और उनके जितने भी जहाज़ थे रबड़ से भरे हुए सब ध्वस्त कर दिए। और फिर जो अमेरिकन सब युद्ध भी चल रहा था और कभी भी युद्ध में शामिल होना पड़ सकता था। अभी तक तो युद्ध में शामिल था नहीं अमेरिका इस घटना से पहले। अब इन्होंने कहा कि भई रबड़ कैसे बने? कृत्रिम रबड़ बनाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी अब युद्ध में भी बड़े-बड़े टैंकर और ये और वो, लेकिन उसी दौरान इसका भी था बिज़नेस में ये कार वग़ैरह-वग़ैरह ये नई-नई बन रही थी। तो सब जगह अब टायर तो सब जगह चाहिए, हर एक वाहन को चाहिए। तो कृत्रिम रबर तो अमेरिका ने क्या किया, उद्योगपति भी बुलाए, साइंटिस्ट भी बुलाए और सबको बोला जितना पैसा चाहिए वो मिलेगा, लेकिन आप ये ढूँढो इसका विकल्प। और फिर उसका विकल्प ढूँढा गया और वो था एक था ब्यूटाडाइन। अब आप आ गए ना हाइड्रोकार्बन पे, ब्यूटाडाइन में क्या होते हैं कि 4 कार्बन होते हैं। तो 4 कार्बन हैं और बीच में 2 डबल बॉन्ड हैं। 2 डबल बॉन्ड हैं और बाकी हाइड्रोजन है। उसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन। डाइन मतलब डबल बॉन्ड और डाई मतलब 2, 2 जगह डबल बॉन्ड है ब्यूटाडाइन। और वो जब बना तो पता चला कि एग्ज़ैक्टली यही नेचुरल रबर में भी होता है ब्यूटाडाइन। और तब एक और भी अणु बना और उससे तब कृत्रिम रबर बना। तो मतलब ये कि आपने कहानी से शुरू किया। कहानी से क्या होता है कि वो ध्यान देने लगते हैं। ध्यान जब देते हैं कहानी में, तो वो कहानी की दुनिया में पहुँच जाते हैं बच्चे। बच्चे भी, कहानी सुनाने वाला भी। और कहते हैं कि हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में
ऑक्सीटोसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो माँ को भी होता है और इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। मतलब अच्छी फीलिंग आती है अंदर, अच्छी फीलिंग आएगी तो ध्यान ज़्यादा देंगे और उसके बाद आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हाइड्रोकार्बन में मैं आगे और चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह-वगैरह जो भी होगा, लेकिन शुरुआत मैंने यहाँ से की। तो ये एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप जब पढ़ाएँ तो कहानी से शुरू कीजिए, पता ही ना चले बहुत देर तक कि आप क्या पढ़ाने वाले हो और वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो कि बस उसमें सब एब्ज़ॉर्ब्ड हो जाएँ। एक ये, दूसरा कोई प्रयोग फ़िज़िक्स का कोई प्रयोग कर दीजिए ऐसा वाला कि जो बच्चों को पता ना हो, स्टूडेंट्स को पहले से उसका पता ना हो। मतलब कॉन्सेप्ट पता होगा पर वो जिस तरीके से आप प्रयोग करें, वो कोई नई चीज़ हो। तो जब भी हम कुछ नया करते हैं, उससे आकर्षण होता है। और फिर उस आकर्षण से जो शक्ति बनेगी, उससे शायद वो ध्यान से सुनना शुरू करेंगे। तो इस पे बात करेंगे फिर कभी और।